Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. So let's continue with the chapter 2 of economics, that is people as resource, part 2. Now we have already studied about the men and women, how the economic activities were done by men and women, who were paid highly and women were not treated equally, but then women with more skill and education, they were paid highly, right? Now we are going to continue about the next topic, that is quality of population. अब पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो द मेन थिंग इज़ लिटरेसी रेट, हाउ मच लिटरेट दैट पर्सन इज़, उस पर डिपेंड करेगी. देन हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय, फिर नेक्स्ट मेन पॉइंट है आफ्टर लिटरेसी लेवल हेल्दी होना भी नेसेसरी है, क्योंकि जितना हेल्दी होगा अकॉर्डिंगली ही कैन वर्क. फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जितना हेल्दी होगा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हम मान सकेंगे, मतलब ज़्यादा वो जी पाएगा. एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और उसमें कितनी स्किल्स है. तो दिस 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. एंड व्हाट इट डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री एंड अ लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन. और उससे हमें क्या मिलेगा? एक तो ग्रोथ रेट मिलेगा कंट्री का, और हमें मिलेगी कि हाउ मच लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, और कितने एसेट्स, मतलब कितने पॉपुलेशन को हम मान सकेंगे कि येस दे आर एन एसेट फॉर द कंट्री. अब हम दूसरी बात करें, वी मूव फर्दर टूवर्ड्स द एजुकेशन. एजुकेशन तो पता ही है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड एनहेंसेस द नेशनल इनकम. ये हमारे सोसाइटी के ग्रोथ के लिए. फिर इट एनहेंसेस द नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए. कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? सोसाइटी के ग्रोथ के लिए. एक सोच बढ़ेगी, हम बोल सकते हैं. नेशनल इनकम बढ़ सकेगी. कल्चरल रिचनेस, वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी, वो रिच होगा. एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, जैसे वो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो बढ़ सकती है. लिटरेसी इज़ नीडेड फॉर सिटीजन टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपर. लिटरेसी क्यों रिक्वायरमेंट है उसकी? So that people can perform their duties well and they can enjoy their rights properly. उसके लिए person must be literate. हमें ऑलरेडी पता है, और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने निकाला है सर्व शिक्षा अभियान, ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड. वो 2010 से स्टार्ट हो गया है, जिसमें फ्री एजुकेशन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, राइट. ये प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी. फिर उसमें अटेंडेंस और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन की, कितने चिल्ड्रन रेगुलर है, अटेंडेंस किसकी है, उसके लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ा दिया उन्होंने. दिस स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फूड टू द स्टूडेंट्स सो दैट रेगुलर अटेंडेंस जो हो वो स्टूडेंट्स की आ सके. उनको, वो लोग ऐसे सोचेंगे कि बिकॉज दे आर गेटिंग फूड एवरी डे सो दे कैन अटेंड द स्कूल. मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, कि जो भी स्टूडेंट रोज़ स्कूल में आता है, मतलब हर एक स्टूडेंट को रोज़ स्कूल में दे वर प्रोवाइडिंग मील. द 12th प्लान फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन. फिर उन्होंने स्टेट वाइज जो करिकुलम है, पूरा जो सिलेबस हम बोल सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया. वोकेशनलाइजेशन, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, वोकल नॉलेज भी होना चाहिए. वोकल ट्रेनिंग दी उनको. नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आईटी, कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज. डिस्टेंस एजुकेशन, घर पे बैठकर जो पढ़ सकते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन. कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल टॉक्स कम्युनिकेशंस जो है, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ये सब जो थिंग है, इट हैज़ बिन ऑलरेडी डेवलप नाउअडेज. घर पे बैठकर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, वो एग्ज़ाम दे सकते हो, right? And today's situation is showing us each and everything that we don't know already, so we are coping up with all that things that we don't know, right? So education से हमें बहुत सारी चीज़ जो है वो सीखने मिलती है. Next important factor for the asset to prove that yes people are considered as asset, that is health. Improvement in health status of the population, वो एक प्रायोरिटी है कंट्री का, हेल्थ स्टेटस हमारा. नेशनल पॉलिसी ऑल्सो एम्ड एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर.
अगर एक पर्सन जो है, एक बंदा जो है, अगर वो एजुकेटेड है बट इफ़ ही इज़ नॉट हेल्दी, तो उसको जॉब पे कौन रखेगा? बिकॉज द ओनर या तो जो एम्प्लॉयर होगा, ही मस्ट बी नोइंग कि अगर मेरे कंपनी का एम्प्लॉय हेल्दी है ही नहीं तो वो जॉब पे आएगा नहीं, वो अपनी ड्यूटी बराबर से नहीं निभा सकेगा, तो उसको मैं काम पर रख के क्या करूँ? सो हेल्दी रहना भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सो नेशनल पॉलिसी भी एम करती है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो बेयर कर सकते हैं, खुद अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं, बट अंडर प्रिविलेज पीपल, दोज हु आर पुअर, उनको भी प्रोवाइड करती है, राइट। India over the last 5 decades, that is from the last 50 years, has developed its manpower required at primary, secondary and tertiary sector. लेकिन 50 years की बात करें तो इंडिया तीन सेक्टर में ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, हेल्दी है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक पर्सन who is educated but is not getting job, that is unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट आप रूरल एरियाज़ में भी देख सकते हो, एंड नाउ इट इज़ अर्बन एरियाज़ में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड आज की जो सिचुएशन है उससे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, बिकॉज पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब राइट नाउ एंड दे विल नॉट हायर ऑल्सो न्यू पीपल, बिकॉज दे न्यू दैट टुडेज़ कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन ही ऐसी है कि दे कांट अफोर्ड एनीथिंग। बहुत लॉस में जा रहा है सब, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ नहीं हुई, सब स्टॉप हो गया था, दैट्स वाई। सो अनएम्प्लॉयमेंट हम देख सकते हैं रूरल एरियाज़ में एज वेल एज इन अर्बन एरियाज़ ऑल्सो। दो द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरिया, सब जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गई अलग अलग तरीके से, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे सिर्फ दो टाइप डिस्कस किया है, दैट इज़ सीजनल एंड डिस्गाइज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरी मैंगो की बात करें हम, सपोज़ मेरी मैंगो की वाड़ी है, समझ लो, राइट। तो जब मैंगो की सीज़न होगी तो ड्यूरिंग दैट सीज़न मैं मैंगो ग्रो करूँगी एंड आई सेल इट इन द मार्केट। तो मैंगो की सीज़न में मेरा प्रॉफिट बहुत है, इनकम मिल रही है, बट रेस्ट ऑफ द सीज़न आई एम अनएम्प्लॉयड, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं कि सीज़न में जॉब मिलती है और बाकी के टाइम दे रिमेंस अनएम्प्लॉयड। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें मशीनरीज पे 5 पीपल आर वर्किंग, ओके। अब 5 पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम मशीन एंड दे आर प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स एवरी डे, बट 5 में एंड उनकी जो सैलरी है वो डिवाइड हो रही है अमॉन्ग 5 वर्कर्स, बट वो 5 वर्कर्स में से मैं अगर 2 वर्कर्स को बाहर निकाल दूँ सो देयर रिमेन्स 3 वर्कर्स। नाउ 3 वर्कर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स पर डे, एंड सो मैं प्रूव कर सकूँ, मैं बोल सकूँ दैट कि अगर 3 वर्कर्स मिलकर भी 200 यूनिट्स ही कर रहे हैं तो वाई 5 वर्कर्स आर रिक्वायर। तो व्हाट आई डू इज़ 2 वर्कर्स को मैं रिमूव करूँगी, दिस इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है और हम ज़्यादा वर्कर्स को रखते हैं, और उससे लॉस एक ये है कि मुझे सैलरी जो है, वेजेस जो है वो 5 वर्कर्स से डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन मैं 3 वर्कर्स से भी कर सकती हूँ, तो उससे बेटर रहेगा 3 वर्कर्स को ज़्यादा मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ हायरिंग 5 वर्कर्स, मतलब 2 मोर वर्कर्स को मैं निकाल दूँ, सो दैट मुझे वेजेस जो है वो 3 वर्कर्स के बीच में ही डिवाइड करना रह जाएगा, राइट। इन अर्बन एरियाज़ एम्प्लॉयमेंट वॉज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी एक टाइप है, क्या वो ही नेम सजेस्ट करता है कि दे आर एजुकेटेड बट नॉट गेटिंग जॉब। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जब पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग अ फ्यू मंथ्स, पर्टिकुलर मंथ्स में उनको जॉब नहीं मिलती, वो सीजनल। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, people appear to be employed. Educated unemployment became a common phenomena in urban area. Educated unemployment तो कॉमन हो गया है, MBA जिसने किया हो वो भी घर पे बैठे रहते हैं, मतलब सिर्फ मेरे पास तो ये एग्जाम्पल है, देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे कोर्सेज किए बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब,
दैट इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, मैन पावर रिसोर्स जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके एजुकेशन में वो तो वेस्ट ही गया, जिससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ गया. हैज़ अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, मतलब वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ तो होने नहीं वाला है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. इकोनॉमी, वो लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहा है उसका, क्योंकि उसके पास जॉब ही नहीं है. ही डजंट ऐड एनी प्रोडक्टिविटी फॉर द कंट्री. इन इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, बट अगर आज की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी वेरी हाई. नेक्स्ट इज इन द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर कैसे हम कंसीडर कर सकें, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. उसमें एग्रीकल्चर की बात करें तो वो मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है. वो लोग क्या करते हैं, अगर जो लैंड ओनर है व्हाट ही विल डू, ही विल हायर द लेबरर्स इन द पर्टिकुलर सीजन. जब हार्वेस्टिंग का सीज़न हो तब वो लोग हायर करेंगे, एंड बट इन द रेस्ट ऑफ दिस मंथ्स दे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड. वो लोग लेबरर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखते कि 2 महीने के लिए आना है, फिर उनको जॉब नहीं मिलती. बट इन रिसेंट ईयर्स देर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. पहले तो एग्रीकल्चर था, बट अब एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. दे हैव मूव्ड ऑन टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either secondary or tertiary sector, as I have already said. In the secondary sector, small scale manufacturing was the most labor absorbing. सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग प्रोसेस हम बोल सकते हैं. और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो नई नई सर्विसेज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब आने लगा है, जिससे पीपल उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. एंड they are producing many things, they are considered as an asset for the country. even यहाँ पे एक विलेज की स्टोरी भी है, यू कैन रीड इट कि वो क्या बोलना चाहती है, ह्यूमन कैपिटल कैसे है. सो द मेन थिंग हियर इट इज़ दैट कि एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो दोनों 3 सेक्टर्स में हमने मेंशन कर दिया. उसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक एब्जॉर्बिंग सेक्टर है, मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग है. फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर का पढ़ा, टर्शियरी सेक्टर का पढ़ा, राइट. सो उसमें से हम मान सकते हैं कि नाउ डेज पीपल हैव मूव्ड ऑन टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर अ लॉट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट. और हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड सो he will consider as a liability for the country. He does not add any production for the country. Growth of the economy will not increase because of them, right, and instead it will decrease. So that is very bad. और ये था employment, and with this we have completed the chapter that is people as resource. This is a very easy chapter we can see about economics. So thank you for watching my video. If you have any doubts then you can clear it out by asking me any questions. Okay, thank you.